वेलकम दोस्तों, आप सभी को एनएलपी के वीडियो सीरीज में स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि CBOW का फॉरवर्ड प्रोपगेशन कैसे होता है, जो हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से देख लिए थे और उसको पूरा मैथमेटिकल डिराइव भी किए थे। अगर जो लोग नहीं देखे हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे फॉरवर्ड सिलेक्शन होता है, ये प्रोपगेशन होता है। उसको मैंने एक एक डेरिवेशन से एक्सप्लेन किया है। तो मेरे वीडियो सीरीज में जाइए और वहाँ देखिए। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ग्रेडियंट डिसेंट। आखिर ग्रेडियंट डिसेंट है क्या, आखिर क्यों जरूरत पड़ गया ये ग्रेडियंट डिसेंट। सो एक्चुअली ग्रेडियंट डिसेंट तो एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं अपने मैथमेटिक्स टर्म के लिए, लेकिन अब यहाँ जरूरत क्या पड़ गया। जब हम लोग बैक ऑफ वर्ड्स हम लोग फॉरवर्ड सिलेक्शन कर लिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, बैकवर्ड प्रोपगेशन करते हैं। तो बैकवर्ड प्रोपगेशन को समझने के लिए हमको ग्रेडियंट डिसेंट जो एक टर्म है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बैक ऑफ वर्ड्स का जो बैकवर्ड प्रोपगेशन हम लोग कैसे करेंगे उस मैथमेटिकल टर्म में। यहाँ आप देखिएगा कि मैंने यहाँ ग्रेडियंट डिसेंट लिया है, तो डी बाई डी मतलब कुछ मैं डिराइव कर रहा हूँ डेरिवेटिव। तो ये क्या हो रहा है, आखिर हम ग्रेडियंट डिसेंट ले क्यों रहे हैं, सबसे बड़ा ये चीज है। तो मान लीजिए कि जैसे फॉरवर्ड सिलेक्शन में प्रोपगेशन में हम लोग क्या किए थे कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन में फाइनली हम लोग को जो आया था वैल्यू, मेरा एरर आया था फाइनली, जो एरर आया था, मेरा एम क्या होता है, मेरा एम ऑलवेज होता है क्या, एरर को कम करना। तो एरर को क्या करना है, रिड्यूस करना। तो एरर रिड्यूस कैसे होगा, उसका एक तरीका है जो हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट के मेथड से यूज करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग छोड़िए ये क्या है नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। आज हम लोग पहले देखते हैं ग्रेडियंट डिसेंट क्या है। जब हम ये समझ गए, उसके बाद बैकवर्ड प्रोपगेशन आपको हलवा लगेगा, कुछ नहीं, हलवा कुछ नहीं, लोग देखिएगा समझ जाएगा ओ बैकवर्ड प्रोपगेशन तो ऐसा हो रहा है, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है। तो बस केवल हमको समझना है पहला चीज ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, ये जो मैथमेटिकल टर्म है। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट क्या है। तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा कुछ ब्लॉग्स भी मिला था, तो आप उस ब्लॉग्स पर भी जाके देख सकते हैं। सो आप इस ब्लॉग में भी आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इससे मैंने कुछ रेफरेंस भी लिया है, उससे बहुत सारे ग्राफ एंड कुछ टर्म मैंने यहाँ से रेफरेंस लिया है ताकि आपको हम बढ़िया से समझा सके। सो ये क्या है, चलिए अब हम समझते हैं। ये तो आपके रेफरेंस के लिए था। चलिए अब हम समझते हैं आखिर हो कैसे रहा ये। तो आखिर क्या है ग्रेडियंट डिसेंट में। सो समझ जाइए कि हमको क्या करना है, मेरा एम क्या है फाइनली, मेरा एम है क्या कि मुझे कोई भी चीज का हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब कोई चीज को हमको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज कैसे करेंगे, तो चलिए हम वो बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। जो हम लोग 8 या 9 क्लास हम लोग पढ़े थे, हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। तो हर एक लोगों ने पढ़ा था y = x², एक ग्राफ है y = x², एक सिंपल सा ग्राफ है, आई थिंक हर एक लोग जानते हैं। और इसका जो कर्व होता है, सिंपल सा एक कर्व होता है, पैराबोलिक कर्व होता है। ये कर्व है। तो अगर हम इसे ग्राफ बना लिए तो हम तो इजीली टू आइडेंटिफाई कर लिए कि नहीं ये मेरा मिनिमम टर्म है। तो जो पहले हम समझ लेते हैं कि अगर हमको व्यू हो रहा है और इस व्यू में हम कैसे जा रहे हैं, उसके बाद हम बाद में देखेंगे जब हम व्यू नहीं कर पा रहे हैं मिनिमम टर्म क्या है। पहले समझते हैं जो व्यू हो रहा है इसको समझते हैं, बहुत सिंपल से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ, क्योंकि ये समझ गए बस हम लोग का न्यूरल नेटवर्क हो गया, एनएलपी का बैक ऑफ वर्ड्स हो गया, स्किप ग्राम हो गया, सारा एलएसटीएम हो गया, सारा ग्रेडियंट डिसेंट पर बेस्ड है। बस ये टॉपिक आराम से समझना है, बहुत ईजी है। ये बच्चा लोग भी जो 8वां क्लास 9वां क्लास का बच्चा है वे लोग इसको यूज करता है। हम लोग तो डाटा साइंटिस्ट है, तो हम तो यूज तो कर ही सीख ही सकते हैं। तो चलिए ये है पैराबोलिक लिए इसमें क्या हुआ आखिर, तो इसका मिनिमम क्या है, ये है। तो समझिए कि हम इनिशियली कोई भी पॉइंट मेरा इस पॉइंट पर है, सपोज ए पॉइंट पर है। तो अगर ये ए पॉइंट पर है,
तो मेरा ये ए पॉइंट पर है, तो अब ए पॉइंट पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइदर हम ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। सपोज हमको नहीं पता है कि ये बंदा यहाँ पर है, एक बंदा समझ जाओ ये पहाड़ है और ये पहाड़ है और ये जमीन है, और अगर मिनिमम करें मतलब उसको जमीन पर जाना है, तो वो क्या करेगा, वो तो डायरेक्ट तो कूदेगा तो नहीं, मतलब इस पहाड़ है, इस पहाड़ डायरेक्ट जमीन पर तो कूदेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे एक एक स्टेप से नीचे उतरेगा, एक एक स्टेप से नीचे उतरेगा। तो वो क्या कर सकता है, आखिर अगर उसको पता नहीं चले कि मतलब कि ये ऊपर जा रहा है पहाड़, मतलब कि ऊपर मेरा उस ऊपर जाएंगे तो हम उतर जाएंगे, नीचे जाएंगे उतर जाएंगे। तो इस यहाँ दो तरीका हो सकता है, या आइदर ये ऊपर जाएगा या आइदर ये नीचे जाएगा। तो ये क्या, वो डायरेक्शन हो गया, इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्शन, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा चीज क्या है, ये छोटा स्टेप ले सकता है या ये बड़ा स्टेप ले सकता है। तो मतलब अगर हम बड़ा स्टेप लेंगे तो हम लोग जल्दी उतरेंगे, लेकिन यह क्या प्रॉब्लम होगा वो भी हम लोग देखेंगे, आखिर बड़ा स्टेप लेने से हम लोग को प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है। तो पहले इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, तब आपको हम समझाते हैं क्या है। चलिए यहाँ पर मैंने फिर से लिख देता हूँ, यह पॉइंट ये है, इनिशियली मेरा यहाँ है और अब मुझे कहाँ उतरना है, ये मिनिमम यहाँ पर। अगर सपोज तो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट में मेरा मिनिमम लेना है, तो वो कैसे पता चलेगा कि हमको मतलब कि हम किधर जा रहे हैं, मतलब कौन मेरा, हम मिनिमम की ओर जा रहे हैं, मेरा मैग्नीट्यूड मेरा कितना मिनिमम है। तो हम लोग कैसे देखते हैं, मान लीजिए पॉइंट ए है, अगर मान लीजिए सपोज एक दूसरा पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट में अगर हम देखना हो तो मतलब कि हम कितना नज़दीक पहुंचे हैं हम लोग मिनिमम की ओर, तो हम लोग कैसे देखते हैं। तो ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, एक इसके पैरेलल एक टेंजेंट ऑलवेज खींचते हैं। ये मेरा जो है इसके पैरेलल एक टेंजेंट खींचते हैं, मतलब इस पॉइंट के भी सामने ये टेंजेंट हम खींचते हैं। तो ये टेंजेंट हमको बताता है कि हम उससे कितना नज़दीक है मिनिमम से और कितना दूर है। तो ये आखिर ये टेंजेंट है क्या, तो ये टेंजेंट हम लोग अगर मैथमेटिकल टर्म में देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट को हम लोग मेनली हम लोग ये डेरिवेटिव बोलते हैं या उसका स्लोप बोलते हैं। स्लोप को हम लोग मतलब कि इसको बोला जाए तो उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, और इसको स्लोप को हम लोग एज ए डेरिवेटिव टर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो अगर सिंपली अगर हम मैथमेटिक्स इसका हम देखें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हम लोग स्लोप निकाले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो देन dy अपॉन dx रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये सभी लोग जानते हैं पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है, अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n है तो पावर रूल में dy y dx इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। ये मेरा पावर रूल होता है। तो ये हमको याद रखना है पावर रूल क्या होता है, और आगे हम लोग देखेंगे चेन रूल क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये जो कुछ मैथमेटिकल टर्म है हम लोग को पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग डी वाई टी एक्स कर लेते हैं। अगर इसको हम 0 कर देते हैं तो मेरा जो स्लोप का जो वैल्यू होता है वो हमको पता चल जाता है। तो मेरा क्या हो गया, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, मतलब कि जो मेरा 0 जहां पर है वहां पर मेरा स्लोप है, तो मेरा 0 पर है ओरिजिन पर, तो मेरा स्लोप यहाँ मेरा ओरिजिन पर है। तो कभी कभी पता नहीं चलता है, अगर हम मान लिया हम इस पॉइंट पर हैं तो अगर हम मान लीजिए इस पॉइंट पर है तो मुझे पता नहीं चलता है कि मेरा स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकाल से उसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। तो मेरा स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो अब हम लोग क्या है, तो ये तो हम लोग देख लिए कि मतलब पावर रूल क्या होता है, और इससे हम लोग मिनिमम निकाल लिए जो हम लोग को दिख रहा है, सिंपल सा सो इक्वेशन है। लेकिन अगर मेरे पास इस पॉइंट पर है तो इस पॉइंट से हम लोग डायरेक्ट
इस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते हैं। इसके लिए हम लोग मतलब कि अगर हम नीचे जा रहे हैं, मतलब एज ए डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो स्टेप दो तरह का हो सकता है, या स्टेप छोटा हो सकता है या स्टेप बड़ा हो सकता है। तो उसके लिए सपोज मेरे पास स्टेप बड़ा हम ले रहे हैं, तो स्टेप बड़ा का मतलब क्या हो गया, सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा मतलब कि बड़ा मतलब मान लीजिए पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए कि बड़ा स्टेप मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में मान लीजिए ये है, इस पॉइंट पर हम आगे एक स्टेप में आ गए हैं ये, तो मतलब कि ये मेरा क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हो गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए कितना मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं, वो मेरा इस स्टेप को हम लोग लर्निंग रेट भी बोलते हैं। तो लर्निंग रेट मेरा कितना है, या वो हम लोग बोल सकते हैं मेरा स्टेप साइज कितना है, या बोल सकते हैं मेरा ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है। डायरेक्शन तो मुझे पता है डाउनवर्ड, एंड मैग्नीट्यूड क्या है मेरा, इतना ये स्टेप साइज है। तो ये मेरा अगर ये मेरा बड़ा हो गया, लेकिन प्रॉब्लम या क्या हो गया, सपोज फर्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ आ गया, सेम स्टेप मैंने रखा अपना सेम लर्निंग रेट, डायरेक्ट चलिए हम टेक्निकल टर्म बोलते हैं लर्निंग रेट। अगर सेम लर्निंग रेट हम रखें तो क्या होगा, मेरा स्टेप साइज मान लीजिए मेरे पास 4 है, तो 4 ही हम रखें तो क्या होगा, अब ये मेरा यहाँ चला जाएगा। तो मतलब क्योंकि स्टेप साइज मेरा बड़ा है तो यहाँ फिर जल्दी नहीं आ पाएगा, फिर मतलब हो सकता है ये स्टेप यहाँ चला जाए, इसके बाद नीचे इसके बाद मेरा यहाँ आए, तो मतलब फिर इसके बाद यहाँ आए, फिर यहाँ आए, तो उसके बाद मेरा बहुत टाइम लग सकता है। मतलब कि यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर हम स्टेप साइज हम सोचे क्या कि हम स्टेप साइज करके हम तुरंत हम नीचे मिनिमा तक आ जाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि मिनिमा तो आने के कारण मेरा टाइम ज़्यादा लग गया। इसको एक अलग हम तरीके से डेमो समझाएंगे, लेकिन अभी समझना है क्या चल रहा है। और दूसरा चीज़ है, अगर हम स्टेप साइज स्मॉल रखते हैं तो क्या होता है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। ये यहाँ पर मेरा पॉइंट है इनिशियली, तो अगर हम सपोज हम इस पॉइंट पर आए, फिर छोटा पॉइंट लेकर इस पॉइंट पर आए, फिर छोटा पॉइंट लेकर इस पॉइंट पर आए, मतलब कि फर्स्ट टाइम में सेकेंड इटरेशन एंड थर्ड इटरेशन, फिर फोर्थ इटरेशन, फिफ्थ इटरेशन, सिक्स्थ इटरेशन, अगर हम छोटा छोटा स्टेप लिए तो हम यहाँ पर मिनिमम पर पहुँच गए। लेकिन यह प्रॉब्लम क्या हो गया, छोटा स्टेप साइज लेने या स्मॉल लर्निंग लेने के कारण मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर। मतलब अगर हम स्टेप साइज या प्लस के लर्निंग रेट हम लोग कम ले रहे हैं तो वहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर हम लर्निंग रेट या स्टेप साइज बड़ा ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो क्यों ना हमको एक ऐसा एक ऑप्टिमल लर्निंग रेट चाहिए, इसको हम लोग ट्यून करके एक ऐसा लर्निंग रेट चाहिए ताकि मेरा स्टेप साइज ना कम हो ना ज़्यादा हो, ताकि ये मेरा आराम से मेरा मिनिमा तक पहुंच सके। तो इसके लिए हम चलिए एक तरीके से और समझते हैं, एक वेबसाइट से। एक वेबसाइट है, समझने के लिए बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, मतलब स्टार्टिंग करते हैं। मेरा लर्निंग रेट 0 पॉइंट है, तो इसको हम चालू करते हैं। स्टेप साइज कितना स्टेप में ये पहुँच रहा है, स्टार्टिंग मेरा यहाँ से है और मिनिमा मेरा यहाँ पर है, तो कितना स्टेप में पहुँचता है। तो अब देखिए कि धीरे धीरे स्टेप लोग अगर 0.01 है तो 0.01 है तो मतलब कि 0.01 स्टेप साइज से चल रहा है, कितना स्टेप लग रहा है। तो देखिए कि स्टेप मेरा बहुत लग रहा है। अभी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप भी ये वेबसाइट पर जा करके, ये वेबसाइट पर जाइए developers.google.com, मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स फिल्टर ग्राफ। इस पर जाके ये आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो देखिए हम लोग कर रहे हैं, मतलब कि स्टेप 896 भी हो गया, लेकिन अभी तक मिनिमा तक नहीं पहुंच पाया है। 1 से 70 हो गया, 90 पहुंच गया हम लोग। अगर हम देख लेते, अगर हम बढ़ा देते हैं पूरा कहाँ तक जा रहा है, चलिए हम लोग करते ही हैं। तो ये बता रहा है करीब 200 से ऊपर जाएगा, 200-250 तक स्टेप चल ही रहा है। अभी तक यहाँ ही पहुँचा है मेरा ग्राफ, मतलब कि ये पॉइंट हम लोग की नीचे तक हम नहीं पहुँचे हैं। तो अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे, मतलब 300-400 तक स्टेप चला जाएगा। अगर हम
स्टेप साइज को इंक्रीज कर दें, सपोज हम लोग 1 कर दिए, अगर 1 कर दिए तो क्या होगा, सीधे 1 में यहाँ आ गया, वेट इतना लो से इतना, सेकेंड में यहाँ चला गया, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, तो मेरा 6 स्टेप में ये मेरा पहुँच गया। उसमें हम स्टेप साइज कम रखे तो मैं 300 स्टेप भी चला गया, लेकिन मेरा मिनिमम तक नहीं पहुँच पाया। या देखिए मिनिमम तक पहुँच गया। अगर हम ज़्यादा कर दे तो क्या होगा, सपोज मैंने ज़्यादा कर दिया, ये मेरा स्टार्टिंग है, ये मेरा एंड है, या किसी को बोल सकते हैं पहाड़ के ऊपर पर है, वो पहाड़ के नीचे जाना है। या स्टेप हम छोटा सा ले सकते हैं, छोटा बड़ा बड़ा ले सकते हैं। तो अगर बड़ा ले ली तो क्या हो गया स्टेप साइज, देखिए मेरे यहाँ था, दूसरा यहाँ चला गया, यहाँ था, दूसरा यहाँ चला गया, मतलब कि इसको मैं रीच नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा मैं इसको समझ दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं बड़ा लगता हूँ, तब समझ में आएगा। ये देखिए पहले यहाँ आया था, फिर सेकेंड इटरेशन में यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मतलब कि मेरे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पर आएगा नेक्स्ट इटरेशन में, यहाँ आया, फिर वहाँ जाएगा 5, 6, 7, मतलब कि 2.5 में मेरा 9 स्टेप में कंप्लीट हुआ। अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे, फिर देखिए यहाँ आया, सेकेंड में यहाँ गया ये स्टेप, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर देखिए यहाँ पर चल रहा है, इस तरह ये आ रहा है। तो ये भी देख सकते हैं कि मतलब मोर देन 50 स्टेप लग गया हमको मिनिमा तक पहुँचने के लिए, अबाउट 71 स्टेप लग गया मिनिमा तक पहुँचने के लिए। तो इसलिए हमको एक ऐसा ऑप्टिमल लर्निंग रेट चाहिए ताकि हम लोग पहुँच सके। अगर हम 1 लेते हैं तो मतलब कि इस केस में अबाउट 1 एक थोड़ा सा ऑप्टिमल रेट आ गया, मतलब कि अबाउट 6 या 7 स्टेप में मेरा पहुँच जाता है। तो ये मेरा स्टेप साइज हो गया। तो स्टेप साइज यहाँ से हम लोग समझिए। अगर कम लिए तो क्या हुआ, मतलब और ज़्यादा लिए तो क्या प्रॉब्लम हो गया, और कैसे हम लोग मिनिमा तक पहुँचे। तो ये तो मेरा हो गया लर्निंग रेट हो गया। लर्निंग रेट में हम लोग कैसे यूज करेंगे कि लर्निंग रेट क्या होता है। तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड जा सकते हैं। तो ये क्या होता है। सो स्टार्टिंग पॉइंट, इन पॉइंट मैंने ये भी आपको करके समझा दिया कि ये क्या, मतलब अगर लर्निंग रेट ज़्यादा है और अगर लर्निंग रेट कम है। अगर लर्निंग रेट कम है तो छोटा चलेगा, वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। लर्निंग रेट ज़्यादा है तो हो सकता है कि मतलब कि मिनिमम अपना पहुँच के दूसरा पॉइंट पर ओवरशूट हो जाए यहाँ पर जाके। तो हमको एक ऑप्टिमल लर्निंग रेट या स्टेप साइज हमको चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पावर रूल में बता रहे थे। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा क्या है। तो एक पहले हम समझ लें पावर, ये चेन रूल क्या होता है। तो समझ जाइए कि एक मेरे पास अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड x इक्वल टू जेड स्क्वायर है, और मुझे निकालना क्या है, मुझे रिस्पेक्ट टू जेड के टर्म में मुझे स्लोप करना है, उसका स्लोप देखना है। तो हम लोग कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हम लोग चेन रूल लगाते हैं। तो चेन रूल में क्या होता है, डेल वाई वाई जो मेरा इंटरमीडिएट होता है, तो मेरा इंटरमीडिएट क्या है, ये दोनों के बीच में इंटरमीडिएट क्या है, एक्स है। तो डी वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल जेड, मतलब कि एक ये स्लोप निकालेंगे, एक ये स्लोप निकालेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास क्या था, y इक्वल टू, ये मेरा हो गया चेन रूल। सो इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो पहले हमको निकालेंगे क्या, डी वाई वाई डी एक्स यहाँ से। तो डी वाई वाई डी एक्स पावर रूल के हिसाब से 2x हो जाएगा, एंड x इक्वल टू जेड स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे डी एक्स बाई डी जेड पावर रूल के हिसाब से।
2z हो जाएगा। और ये दो वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, फाइनली यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 2x इंटू 2z, मतलब फाइनल वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 4xz हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हो गया कैसे हम पावर मतलब कि चेन रूल लगा करके और पावर रूल लगा करके कैसे हम लोग इसका मतलब डेरिवेटिव लेंगे। जब मेरा जो फंक्शन है डायरेक्ट डिपेंड नहीं कर रहा है, मेरा इनडायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। इनडायरेक्ट डिपेंड जो y मेरा z पर डायरेक्ट डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग चेन रूल लगाएंगे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था। इसी कंसेप्ट को आगे लेकर के ग्रेडियंट डिसेंट को हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग समझे ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, तो छोटे लर्निंग रेट क्या होता है, अगर कम होता है तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, और इस सिंपल मैथमेटिकल टर्म में। अब इसको हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल से यहाँ कैसे हो रहा है। तो चलिए हम लोग लीनियर रिग्रेशन लेते हैं। बहुत ही हर एक लोग यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन में क्या है मेरे पास, दूसरे मुझे मेरे पास इक्वेशन है y = mx + b। तो ये मेरा स्लोप हो गया, ये मेरा कोफिशिएंट हो गया। तो अगर मैं समझिए मैं ये लाइन लिया हूँ, समझिए मेरे पास ये इस तरह का कर्व आ रहा है, मेरा ग्राफ आ रहा है, तो फिट लाइन के इस तरह का ग्राफ है। तो इस ग्राफ में मेरा क्या है, ये मेरा एक्चुअल है और ये मेरा प्रिडिक्टेड है। तो एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड क्या हो जाता है, मेरा एरर हो जाता है। तो या इसको ये वही बोल सकते हैं एक्चुअल माइनस गेस कर रहे हैं, मतलब कि वो आप प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है, या इसको बोल सकते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है। तो मेरा इसको हम लॉस भी बोल सकते हैं, लॉस फंक्शन भी बोल सकते हैं, या मेरा एरर भी बोलते हैं इसको। तो एक्चुअली मैंने एक पॉइंट के लिए लिया। अगर मुझे n पॉइंट है, मेरे पास n पॉइंट है, तो n पॉइंट को क्या करेंगे, सब हम सम करेंगे। मेरे पास n पॉइंट है तो n पॉइंट को क्या करेंगे, सम करेंगे, और इसको हम स्क्वायर करते हैं एक्चुअली। तो एक्चुअली हम इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि जब भी हम ये जो एरर ले रहे हैं, तो ऑलवेज जब हम लेते हैं तो क्या होता है कि ऑलवेज मतलब कि ये इधर का, इस ग्राफ के ऊपर का, इस ग्राफ के नीचे का ऑलवेज कट के ऑलवेज जीरो हो जाता है। तो जीरो से हमको उसका मैग्नीट्यूड एरर क्या है मुझे नहीं पता चल पाता है। सपोज मेरे पास ये पॉजिटिव में, ये निगेटिव में, तो इसका ये जीरो हो जाता है। तो ये इसका एम्पलीट्यूड नहीं पता, इसके एम्पलीट्यूड को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर लेकर के उसके बाद हम लोग सम करते हैं और उसको सिंपल सा एवरेज कर दिए। तो हम सारा पॉइंट ले जो भी लेते हैं उसको हम लोग कोस्ट फंक्शन बोलते हैं। तो ये जो मेरा कोस्ट फंक्शन है, ये फाइनली जो मेरा ओवरऑल एरर है, ये मेरा मिल गया, इस मेरा फिट लाइन का ओवरऑल एरर मिल गया। तो ओवरऑल एरर को हम डिनोट कर रहे हैं कोस्ट फंक्शन से। तो मेरा एम क्या हो गया, मेरा कोस्ट फंक्शन को मिनिमम करना है। मेरा क्या करना है, एरर को सबसे मिनिमम करना है। एरर को मिनिमम करने मतलब मेरा कोस्ट फंक्शन को मिनिमम करना है, या इसको हम लोग दूसरा मेथड बोलते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं रिग्रेशन में। तो मेरा ये हो गया रिग्रेशन का लीस्ट स्क्वायर मेथड, मतलब j = सम ऑफ e²। इसको ये भी हम लोग बोलते हैं। और ये जो है, ये क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है, मेरा एरर डिपेंड कर रहा है m पर या b पर। मतलब अगर m चेंज हो या b चेंज हो, तो m चेंज होने के कारण भी, सपोज मेरा m चेंज होने के कारण भी मेरा ये एरर भी इफेक्ट कर सकता है, और मेरा इंटरसेप्ट चेंज होने के कारण भी मेरा एरर को मतलब इफेक्ट कर सकता है। तो हम लोग, मेरे पास दो फैक्टर है जो इसको इफेक्ट कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने जे एम भी बोल दिया कि मैं दो इफेक्ट कारण मेरा एरर चेंज हो सकता है, मेरा कोस्ट फंक्शन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो मेरा एम क्या है, मेरा एरर को कम करना। तो एरर को कम करना मतलब सिंपल सा, ये दोनों के रिस्पेक्ट में हम लोग उसका स्लोप निकालेंगे। तो मेरा क्या हो गया, डेल जे बाई डेल एम, जो मैंने अभी बताया था चेन रूल। तो चेन रूल में क्या होगा, तो एक्चुअली जो है जे है मेरे पास ई के रिस्पेक्ट में, मेरे पास डायरेक्ट मेरे पास जो है ये भी मेरा डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं है इसके साथ। तो मेरे रिलेशनशिप में मेरा क्या है, डेल जे बाय डेल ई। एरर को मैं डिनोट कर रहा हूं ई से, एरर के साथ, और
एक्चुअली यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया था, जो जे जो है मेरा एरर के साथ डायरेक्ट मेरा रिलेशन है, और एरर का मेरा किसके साथ रिलेशन है, मतलब एरर का रिलेशन मेरा एम एंड बी से रिलेशन है। तो मेरा जे का डायरेक्ट एम और बी से रिलेशन नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगाते हैं, चेन रूल लगाते हैं। तो इसलिए सेम थिंग जे बाई जे एम बी, इसको हम लोग जे एम जे ई, एरर को ही मैंने मेंशन किया, एंड डेल एम। तो अगर मैं इसको लूंगा, ये क्या था, एरर स्क्वायर, जे इक्वल टू ई स्क्वायर था, डेल जे बाई डेल ई क्या हो जाएगा, पावर रूल के अनुसार 2e, ये मेरा 2e हो जाएगा, जो मेरा 2e एरर है। और ये मेरा डेल जे बाई डेल एम हो गया। सेम एज मैं b के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो सेम थिंग 2e इंटू डेल बी बाई 2e। तो ये मेरा ये निकल गया ये दोनों के रिस्पेक्ट में। और अगर और हम लोग जानते हैं डेल बाई डेल एम, डेल ई बाई डेल एम क्या होता है, एरर क्या होता है, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, या बोल सकते हैं प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल बाय डेल एम। तो इसको हम लोग बोल दिए प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल डिवाइड बाय डेल एम, और डेल एम इक्वल टू वाई इक्वल टू, और हम लोग जानते हैं वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी है, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। वाई इक्वल टू हम लोग यहाँ मेंशन किए थे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, तो वहाँ मैंने मेंशन कर दिया वाई एम एक्स प्लस बी माइनस वाई, ये मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यू है। तो अगर मैं अब इस रिस्पेक्ट में डेल एम के साथ मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये तो मेरा कांस्टेंट x कांस्टेंट रह जाएगा, b कांस्टेंट रह जाएगा, एंड y कांस्टेंट रह जाएगा। तो ये कांस्टेंट रहने के कारण मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा x। अगर मेरे पास, तो मेरे पास क्या हो गया, डेल बाई डेल एम, ये मेरा एम एक्स है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो मेरे पास ये x आ गया, रिमेनिंग मेरा कांस्टेंट था, तो ये 0 हो जाएगा। तो सेम एज मेरे पास b है, b के रिस्पेक्ट में, सो y माइनस वाई डैश एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड एम एक्स प्लस बी। तो अगर b के साथ अगर ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरा 1 हो जाएगा। डेल बी बाई डेल बी क्या होता है, इसका 1 होता है। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, फाइनली इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो यहां पर मेरे पास आ गया डेल जे एम 2e, और ये मेरा x हो गया। और मैंने एक कांस्टेंट मैंने लिया, कांस्टेंट को मैंने लर्निंग रेट में मेंशन किया, जो मेरा स्केलिंग फैक्टर था, कि मेरा कितने स्टेप बाय स्टेप मेरा वो डिक्रीज करेगा, मतलब स्टेप या आइदर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सेम एज मेरा 2e, और ये मेरे पास वैल्यू 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, और मल्टीप्लाई कर दिए कांस्टेंट से, तो मेरा लर्निंग रेट है, मेरा कांस्टेंट है। तो मेरा डेल जे एम बाय, तो मेरा ये फाइनली मेरा इक्वेशन मेरा निकल गया। तो एरर में डिनोट क्या करेगा, कि मेरा डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, एंड लर्निंग में डिनोट कर रहा है, मेरा स्टेप को डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से, जैसे हम जान रहे हैं m इक्वल टू एम माइनस डेल एम होता है, मतलब कि अगर मेरा ये वैल्यू है, तो मेरा कितना से मेरा हम माइनस कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो मेरा क्या कोई डेल्टा इफेक्ट पड़ रहा है। अगर एम डेस बोले तो m माइनस एम डेस, तो मेरे को ये मतलब कि नेक्स्ट पोजीशन बोल सकते हैं इसको, ओरिजिनल पोजीशन, मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू माइनस में उसमें थोड़ा सा कुछ डेल्टा चेंज हुआ, तो मेरा ये वैल्यू बना। तो डेल्टा चेंज मेरा क्या है, तो मैं एम डेस माइनस एम, मेरा डेल्टा चेंज, इसको हम लोग डेल्टा चेंज बोल सकते हैं। सेम है डेल्टा बी, इसको डेल्टा बी बोल सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में एम और बी के अनुसार हम उसका ऑप्टिमाइज वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इस ऑप्टिमाइज करके हम लोग एरर को कम कर दिए। जब हम ऑप्टिमाइज वैल्यू एम और बी निकाल देंगे, तो हम लोग एरर को कम कर देंगे। तो ये जो तरीका मेरे पास जो होता है, जो हम लोग तरीका हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। सो हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट तरीके से हम लोग यहाँ सब लोग जितने
जो भी तरीका हम लोग लगाए एक्चुअली यहाँ पर, तो ये मेरा ग्रेडियंट डिसेंट तरीका हो गया। तो इस ग्रेडियंट डिसेंट तरीके से हम लोग आराम से ऑप्टिमम वैल्यू निकाल के एरर को हम लोग कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बैकवर्ड प्रोपेगेशन में हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट कैसे लगा रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।